आप सभी का स्वागत है दीपक हिंदी क्लासेस में। आज इस वीडियो में हम लोग रामधारी सिंह दिनकर जी की महत्वपूर्ण कृति, महत्वपूर्ण गद्य रचना संस्कृति के 4 अध्याय। ये महत्वपूर्ण रचना है, यूजीसी नेट की परीक्षा में लगी है और झारखंड जेट के लिए अति महत्वपूर्ण है। और हिंदी साहित्य से संबंधित जितनी भी परीक्षाएं आयोजित की जाती है, जहाँ जहाँ हिंदी साहित्य से संबंधित सिलेबस है, उन सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। संस्कृति के 4 अध्याय कभी कभी तो पूछ देता है, संस्कृति के 4 अध्याय के लेखक कौन हैं? तो रामधारी सिंह दिनकर राष्ट्रकवि माने जाते हैं, मैथिली शरण गुप्त और रामधारी सिंह दिनकर, जिसमें रामधारी सिंह दिनकर की कृति हम सभी यहाँ देखेंगे। संस्कृति के 4 अध्याय, प्रकाशन 1956 1956 ईस्वी। संस्कृति के 4 अध्याय 1956 ईस्वी में इसका प्रकाशन होता है 1956 में। और रचनाकार रामधारी सिंह दिनकर जी का जन्म 1908 ईस्वी में हुआ था। कई बार यूजीसी नेट में और विभिन्न परीक्षाओं में इस रचना से संबंधित प्रश्न आ चुके हैं, इसीलिए थोड़ी बहुत लंबी रचना है। यहाँ हम लोग उसके जो महत्वपूर्ण पॉइंट है, जो परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है, ऐसे तो ये पूरा किताब ही है, एक संस्कृति के 4 अध्याय बहुत बड़ी एक पुस्तक ही है, लेकिन उसके जो महत्वपूर्ण बिंदु हैं, परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण हैं, उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। इस रचना में इस रचना में भारतवर्ष की संपूर्ण इतिहास को 4 खंडों में बांटकर लिखने का अद्वितीय प्रयास हुआ है। इस रचना को कितने भागों में बांटकर लिखने का प्रयास हुआ है भाई? तो इस रचना को 4 भागों में बांटा गया है। महत्वपूर्ण चीज है, संस्कृति के 4 अध्याय को प्रमुख रूप से 4 खंडों में विभाजित किया गया है। इस रचना को भारतवर्ष के संपूर्ण इतिहास को 4 खंडों में बांटकर लिखा गया है। भारतवर्ष का जो शुरुआती इतिहास है, एकदम मतलब आदिकाल से भी बहुत आगे समझिए, तो उसको जो है सो 4 भागों में बांटा गया है। और सबसे महत्वपूर्ण जो बिंदु है कि इस पुस्तक की प्रस्तावना पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा लिखी गई। तो ये कितनी महत्वपूर्ण चीज है और महत्वपूर्ण बिंदु है परीक्षा के लिए। यह पूछ दिया जाता है कि संस्कृति के 4 अध्याय की भूमिका किसने लिखी, उसमें 4 ऑप्शन दे देगा, महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इस प्रकार से 4 ऑप्शन बनाकर हम सभी को देता है। और तो इसमें याद हमें रखनी है, संस्कृति के 4 अध्याय जो रचना है, गद्य रचना है रामधारी सिंह दिनकर जी का, इसकी जो भूमिका है, तो भूमिका पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने लिखी है, प्रथम प्रधानमंत्री ने। यह भारतीय संस्कृति का सर्वेक्षण है। भारतीय संस्कृति का सर्वे करने का काम एक तरह से रामधारी सिंह दिनकर जी ने किए हैं, जिसके लिए दिनकर जी को 1959 ईस्वी को साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। यहाँ भी एक प्रश्न बनता है, रामधारी सिंह दिनकर जी को किस रचना के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार से नवाजा गया था? तो रामधारी सिंह दिनकर जी को भारतीय संस्कृति सर्वेक्षण की एक जो रचना है, संस्कृति के 4 अध्याय रचना के लिए इन्हें 1959 ईस्वी में 1959 को साहित्य अकादमी पुरस्कार से इन्हें नवाजा गया। महत्वपूर्ण बिंदु है, नोट करने के लायक है यह। आगे हम लोग देखते हैं, पहली क्रांति जब हुई तब आर्य भारत में आए। तो 4 प्रकार से जो बांटा है, 4 में पहला क्या है? पहली क्रांति जब हुई
तब आर्य भारत में आए। भारत में जब पहली क्रांति हुई तो कहते हैं कि आर्य भारत में आए, अथवा जब भारतवर्ष में उसका आर्योत्तर जातियों से संपर्क हुआ। आर्यों ने आर्योत्तर जातियों से मिलकर जिस समाज की रचना की, वही आर्यों तथा हिंदुओं की बुनियादी संस्कृति बनी। आगे की जो महत्वपूर्ण है, दूसरी क्रांति कब हुई? पहली क्रांति तो देखिए, पहली क्रांति हुई तो आर्य आए। इस प्रकार से प्रश्न आ जाता है कि पहली क्रांति, दूसरी क्रांति, तीसरी क्रांति, चौथी क्रांति दे देगा और उसमें से क्रम दे देगा कि मतलब महावीर आए, बौद्ध आए या फिर मुस्लिम आए, इस प्रकार से। तो उसमें सबसे पहला क्या घटना घटी है? तो सबसे पहले जब क्रांति हुई भारत में तो आर्य आए हैं, और दूसरी क्रांति जब हुई तो महावीर और बुद्ध आए। महावीर और बुद्ध ने स्थापित धर्म और संस्कृति के विरुद्ध विद्रोह किया तथा उपनिषदों की चिंताधारा को खींचकर अपनी मनोवांछित दिशा की ओर ले गए। तो दूसरी, पहले आर्य, दूसरे नंबर पर महावीर और गौतम बुद्ध की चर्चा है। तो एक क्रम से याद रखना जरूरी है। दूसरी क्रांति तब हुई जब महावीर और गौतम बुद्ध इस स्थापित धर्म और संस्कृति के विरुद्ध विद्रोह किया तथा उपनिषदों की चिंताधारा को खींचकर वे मनोवांछित दिशा की ओर ले गए। तो ये हो गई। तीसरी क्रांति कब हुई? तीसरे नंबर पर इस्लाम आता है। तीसरी क्रांति कब हुई? जब इस्लाम विजेताओं के धर्म के रूप में भारत आए और देश में हिंदुत्व का साथ उनका संपर्क हुआ। तीसरे में मुगल या फिर आ चुके थे भारत में, और यहाँ पर किस प्रकार से क्या हुआ, आप लोगों ने भारतीय इतिहास पढ़ा होगा, कितने कत्ल हुए, करोड़ों करोड़ हिंदुओं को काटा गया, धर्म परिवर्तन किया गया, कई तरह के अत्याचार किए गए, महिलाओं का इज्जत लूटी गई, तो निर्वस्त्र कर कर सड़कों पर जुलूस निकाला गया। कई इतिहास आप सभी पढ़े होंगे तो आप देखे होंगे कि मुसलमानों के यहाँ घोर अत्याचार भारत में हुआ। पूरी दुनिया में इन्होंने अत्याचार मचाया है और अभी भी वही कर रहे हैं, देख ही रहे होंगे आप। तीसरी क्रांति कब हुई? जब इस्लाम विजेताओं के धर्म के रूप में भारत पहुंचा और देश में हिंदुत्व का उसका संपर्क हुआ। और चौथी क्रांति कब हुई? पहली क्रांति कब हुई थी? आर्य आए। दूसरी क्रांति में गौतम बुद्ध और महावीर की चर्चा है। तीसरे में इस्लाम की चर्चा है और चौथे क्रांति में यहाँ अंग्रेजों की चर्चा होगी। चौथी क्रांति हमारे अपने समय में हुई जब भारत में यूरोप का आगमन हुआ, उसके संपर्क में आकर हिंदुत्व एवं इस्लाम दोनों का नवजीवन शुरुआत किया। तो चौथी क्रांति में अंग्रेज आ गए। अंग्रेजों ने भी हमें धन संपत्ति लूटने का कार्य किया। उन्होंने उसको, हमारे धर्म को उन्होंने ज़्यादा आघात न पहुँचाया है, लेकिन ज़्यादा आघात न पहुँचाया, हमारी इज्जतों के साथ ज़्यादा खिलवाड़ नहीं किया। हमारी धन संपत्ति पर उसकी नज़र थी और उन्होंने हमारे भारत को सोने की चिड़िया कहलाने वाले देश को उन्होंने हमें संपत्ति लूटने का प्रयास किया, लूटा भी, और हम सभी को गरीब बनाए उन्होंने। तो एक समय में भारत समृद्ध भारत हुआ करता था। लोगों के पास घरों घरों में बहुत सोने चांदी और इस प्रकार से बहुत समृद्ध भारत हुआ करता था मेरा। लेकिन इस्लाम ने 1200 वर्षों तक, लगभग 1000 वर्षों तक लूटा, 200 वर्षों तक अंग्रेजों ने लूटा। तो जो देश 1200-1400 वर्षों तक लूटता रहा वह कितना गरीब हो जाएगा, ये समझने का विषय है। तो चौथी क्रांति में किसको दिया गया? अंग्रेजों को दिया गया। तो अब इसका सारा का विश्लेषण हम लोग करेंगे, किस प्रकार से कितनी कितनी शाखाएं सभी में बटी हुई है। तो यहाँ पर हम सभी क्या देख रहे हैं? जो प्रथम हम देखें ना, प्रथम में भी 4 भाग बांटा गया। प्रथम में आर्य आए थे, तो
इसमें 4 प्रकरण है। 4 प्रकरण को हम लोगों ने देखा। आर्य, महावीर, गौतम बुद्ध, सभी आपको याद होते जाएंगे। महावीर, गौतम बुद्ध, ये दूसरे नंबर पर, तीसरे नंबर पर इस्लाम और चौथे नंबर पर अंग्रेज। इसमें 4 प्रकरण है। प्रथम अध्याय में 3 प्रकरण है। प्रथम अध्याय जो आर्य से संबंधित थे वह 3 प्रकरण है। द्वितीय जो महावीर या गौतम बुद्ध से संबंधित थे उसमें 7 प्रकरण है। और तृतीय में 12 प्रकरण है। ये सारे परीक्षाओं में पूछने के लायक प्रश्न है, पूछा जाता है। चतुर्थ अध्याय में 17 प्रकरण है। यह पूछ देगा संस्कृति के 4 अध्याय के चतुर्थ भाग में कितने प्रकरण है। तो चतुर्थ भाग में 17 प्रकरण है। प्रथम में 3, द्वितीय में 7, तृतीय में 12, चतुर्थ में 17। 3, 7, 12, 17 इस प्रकार याद रखने की चीज़ है। 3, 7, 12, 17 और कुल मिलाकर 39, 39 इस प्रकार से प्रकरण दिया गया है। तो प्रथम प्रकरण अब हम देखेंगे। प्रथम में हम सभी ने देखा कि प्रथम में कितने थे, 3 थे। भारतीय जनता की रचना, भारतीय जनता की रचना और हिंदू संस्कृति का वर्णन इस अध्याय में 3 प्रकरण है। भारतीय जनता की रचना और हिंदू संस्कृति का वर्णन इस अध्याय में 3 प्रकरण है। पहला प्रकरण है भारतीय जनता की रचना। इस प्रकार से प्रश्न आता है, टिप्पणी प्रश्न। प्रथम प्रकरण में ये 4 ऑप्शन देंगे, इसमें से कौन सा गलत है या इसमें से कौन सा सही है, कौन प्रकरण मतलब उसमें से नहीं होगा। तो भारतीय जनता की रचना तथा हिंदू संस्कृति का वर्णन प्रथम अध्याय है इसकी। तो भारतीय जनता की रचना, आर्य द्रविड़ समस्या, आर्य और आर्यतर संस्कृति का मिलन। ये पहले अध्याय में 3 प्रकरण है। पहला प्रकरण है भारतीय जनता की रचना, आर्य द्रविड़ समस्या, आर्य और आर्यतर संस्कृति का मिलन। चौथा हम लोग देख रहे हैं। चौथा में क्या है भाई, चौथे पेज में द्वितीय अध्याय की चर्चा है। द्वितीय में कितना प्रकरण है, तो द्वितीय में 7 प्रकरण है। पहले में 3 प्रकरण, 3, 7, 12, 17। तो पहले में 3 प्रकरण, द्वितीय में 7 प्रकरण है। द्वितीय में 7 प्रकरण है। बुद्ध से पहले का हिंदुत्व, बुद्ध से पहले का हिंदुत्व, बुद्ध से भी पहले का जो हिंदुत्व है वो द्वितीय प्रकरण में है, क्योंकि द्वितीय प्रकरण में महावीर और बुद्ध की चर्चा थी। जैन धर्म सब एक ही समय का है, कुछ डिफरेंट है 100-200 वर्षों का। तो बुद्ध से पहले हिंदुत्व, जैन धर्म, बौद्ध धर्म, वैदिक बना बौद्ध धर्म। तो ये 7 में से 4 देखें। बुद्ध से पहले का हिंदुत्व, जैन धर्म, बौद्ध धर्म और वैदिक बनाम बौद्ध मत, वैदिक बनाम बौद्ध मत। आगे है प्राचीन भारत और बाह्य विश्व। प्राचीन भारत और बाहरी विश्व, प्राचीन भारत और बाह्य विश्व। छठा बौद्ध साधना और शाक्त प्रभाव, बौद्ध साधना और शाक्त प्रभाव। सातवां बौद्ध आंदोलन के सामाजिक प्रसंग। तो सभी याद रखने की महत्वपूर्ण है। कुछ एक बार में तो याद होना संभव ही नहीं है, लेकिन 3-4 बार पढ़ने से याद हो जाएगा सारे बिंदुओं को। प्राचीन भारत और बाह्य विश्व, बौद्ध साधना और शाक्त प्रभाव, बौद्ध आंदोलन के सामाजिक प्रसंग। तो द्वितीय में
7 हम लोगों ने देखा। अब है तृतीय। तृतीय अध्याय हिंदू संस्कृति और इस्लाम। तृतीय अध्याय में कुछ 12 प्रकरण है। 3, 7, 12, 17 ये प्रकरण थे। तो तृतीय में 12 प्रकरण है। तृतीय में 12 प्रकरण है। हिंदू मुस्लिम प्रश्न की भूमिका, ये पहला बिंदु है। हिंदू मुस्लिम प्रश्न की भूमिका, ये सारे विषयों पर बहुत विस्तार से एक किताब जो संस्कृति के 4 अध्याय है उसमें से है। पूरी किताब पढ़ने में बहुत समय लगता है और वीडियो बनाना उसके लिए संभव भी नहीं हो पाएगा। तो जो महत्वपूर्ण बिंदु है उसी को याद रखकर हम लोग परीक्षा में भी तैयारी कर सकते हैं। हिंदू संस्कृति और इस्लाम तृतीय अध्याय में कुछ 12 प्रकरण है। पहला बिंदु है हिंदू मुस्लिम प्रश्न की भूमिका, इस्लाम धर्म, मुस्लिम आक्रमण और हिंदू समाज, हिंदू मुस्लिम संबंध, इस्लाम का हिंदुत्व पर प्रभाव, भक्ति आंदोलन और इस्लाम। तो 12 में हम 6 देखें। हिंदू मुस्लिम प्रश्न की भूमिका, इस्लाम धर्म, मुस्लिम आक्रमण और हिंदू समाज, हिंदू मुस्लिम संबंध, इस्लाम का हिंदुत्व पर प्रभाव, भक्ति आंदोलन और इस्लाम। भक्ति आंदोलन सभी हम पढ़े भी हैं हम लोगों ने, किस प्रकार से भक्ति आंदोलन दक्षिण से शुरू हुआ था। तो आगे के जो प्रश्न है, आगे के जो महत्वपूर्ण बिंदु है उसको देखते हैं। अमृत और हलाहल, अमृत और हलाहल, हलाहल का संघर्ष, अमृत और हलाहल का संघर्ष, सिख धर्म, कला और शिल्प पर इस्लाम का प्रभाव, कला और शिल्प पर इस्लाम का प्रभाव, साहित्य और भाषा का प्रभाव। तो इस प्रकार से 10 बिंदु अभी हम लोगों ने देखा है और 12 बिंदुओं पर चर्चा करनी है। अमृत और हलाहल का संघर्ष, सिख धर्म, कला और शिल्प पर इस्लाम का प्रभाव, साहित्य और भाषा का प्रभाव। आगे की जो साहित्य और भाषा का प्रभाव, उर्दू का जन्म और सामाजिक संस्कृति के कुछ और रूप। ये 12 में से भी प्रश्न आता है कि तृतीय प्रकरण में ये कौन सा प्रकरण नहीं है, ये तृतीय प्रकरण में ये कौन सा महत्वपूर्ण बिंदु नहीं है, शामिल नहीं है या शामिल है, इस प्रकार से प्रश्न आ जाता है। तो साहित्य और भाषा का प्रभाव, उर्दू का जन्म, सामाजिक संस्कृति के कुछ और रूप, ये 12 बिंदुओं पर इसमें चर्चा की गई है। 12 प्रकार से इस प्रकार से विषय लिया गया है। चतुर्थ अध्याय में कितने प्रकरण है? तो चतुर्थ अध्याय में 17 प्रकरण है। 3, 7, 12, 17 में चतुर्थ अध्याय में 17 प्रकरण है। पहला प्रकरण है भारत में यूरोप का आगमन, शिक्षा की क्रांति। भारत में यूरोप का आगमन, शिक्षा में क्रांति। आगे है इस्लाम धर्म और भारतीय जनता। क्या है? इस्लाम धर्म और भारतीय जनता। ये देखिए, एक यहाँ इस्लाम जो तृतीय प्रकरण में आना चाहिए, लेकिन ये चौथे प्रकरण में भी दे दिया है और यहीं पर गड़बड़ होने की संभावना होती है। चौथे प्रकरण पूरी तरह से यूरोप और अंग्रेजों पर केंद्रित बिंदु होनी चाहिए थी, लेकिन यहाँ पर चौथे प्रकरण में इस्लाम धर्म और भारतीय जनता जोड़ा है, जहाँ पर संभावना गड़बड़ होने की होती है। ईसाई धर्म और भारतीय जनता, इस्लाम ईसाई समय के बहुत अंतर है दोनों में, लेकिन दोनों हम सभी के लिए नुकसानदायक है। ईसाई धर्म और भारतीय जनता
हिंदू नवोत्थान, ब्रह्म समाज और महाराष्ट्र में नवोत्थान। तो ईसाई जो मिशनरी शुरू हुई थी भारत में, कहा जाए तो अंग्रेज़ों के आने के बाद ही शुरू हुई। यहाँ कई चर्च खोले गए। जो भोले भाले हिंदू होते हैं या ईसाई समाज आदिवासी लोग होते हैं, उन सभी को हिंदू से या उसके जो सरना धर्म है उससे कन्वर्ट कराकर, उसको बहलाकर फुसलाकर, उसको लोभ और इस प्रकार से षड्यंत्र रहकर, और उसको एक तरह से हम लोग कहें तो कुछ झांसा देकर, कुछ चमत्कार दिखाकर उसको धर्म परिवर्तन करा दिया जाता है। और उसकी एक ही इच्छा है कि हमारी आबादी दुनिया में बढ़ते जाए और हम सभी को कमज़ोर करने का या हम सभी को तोड़ने का प्रयास जो है सो, समाज को तोड़ने का प्रयास भारत में अंग्रेज़ों के द्वारा भी हुआ। लेकिन इस्लाम ने सबसे क्रूर रूप अपनाया, मार काट, इस प्रकार से कई प्रकार के इतिहास से आप सभी ने पढ़े होंगे। हिंदू नवोत्थान, ब्रह्म समाज की स्थापना सभी ने पढ़े हैं। महाराष्ट्र में नवोत्थान, महाराष्ट्र में भी उस समय उत्थान कर रहा था, ब्रह्म समाज था, महाराष्ट्र में नवोत्थान। इस प्रकार से 17 प्रकरणों में 6 प्रकरण को भी हम लोग यहाँ देखे हैं। आगे की है थियोसॉफिकल सोसाइटी और ब्रह्मविद समाज। थियोसॉफिकल सोसाइटी के विषय में हमने बताए हैं, वीडियो आप देख सकते हैं। पीछे की वीडियो आप सभी अगर जाएंगे तो इसके बारे में विस्तार से चर्चा हुई है। धर्म के जीते जागते स्वरूप परमहंस रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद ने किए थे, उनके गुरु थे विवेकानंद जी का रामकृष्ण परमहंस जी। इनके विषय में भी चर्चा है, पिछले वीडियो में आप जाकर देख सकते हैं। कर्मठ वेदांत स्वामी विवेकानंद, प्रकृति का उत्थान लोकमान्य तिलक भी कई प्रकार के उत्थान के लिए संघर्ष कर रहे थे, कई प्रकार के इन्होंने भी संगठन बनाए हैं। स्वर्ग की भूमिकरण महायोगी अरविंद घोष, इन्होंने भी समाज का उत्थान के लिए बहुत कार्य किया है। भूमि का स्वर्गीकरण महात्मा गांधी का प्रयोग, महात्मा गांधी से तो सभी परिचित हैं। तो इस प्रकार से जो 13 बिंदुओं को हमने यहाँ पर देखे। आगे है विश्व दर्शन के प्रवर्तक श्री सर्वपल्ली राधाकृष्णन भारत के द्वितीय राष्ट्रपति के रूप में जाने जाते हैं और शिक्षक दिवस इन्हीं की याद में भी कुछ ही समय पहले मनाया गया। तो विश्व दर्शन के प्रवर्तक श्री सर्वपल्ली राधाकृष्णन और यहाँ पर भी मुस्लिम नवोत्थान दे दिया, जो तृतीय प्रकरण से संबंधित होनी चाहिए थी लेकिन चौथे प्रकरण में है, तो यहीं से एक गड़बड़ होने की संभावना ज़्यादा बनी रहती है। मुस्लिम नवोत्थान सर मोहम्मद इकबाल और भारतीय राष्ट्रीयता और मुसलमान। तो इस प्रकार से हम सभी ने यहाँ देखे कि रामधारी सिंह दिनकर जी के द्वारा लिखा गया संस्कृति के 4 अध्याय में कुल मिलाकर 39 प्रकरण है। पहले में 3, दूसरे में 7, तीसरे में 12 और चौथे में 17 प्रकरण है। तो 39 प्रकरणों की चर्चा बहुत विस्तार है। एक किताब आती है, आप सभी को विस्तार से पढ़ना है तो उसमें पढ़ सकते हैं, हालांकि बहुत समय लगता है। और यूजीसी नेट की सिलेबस इतना विशाल सिलेबस है, समुद्र है एक तरह से कह सकते हैं। तो तैयारी के लिए इतना ही बहुत महत्वपूर्ण है। बहुत धन्यवाद आप सभी को अच्छा लगे तो वीडियो को ज़रूर लाइक कर दिया कीजिए। और हमारे चैनल को जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किए हैं, आप सभी से आग्रह है, आप सभी सब्सक्राइब कर दीजिए। बहुत धन्यवाद आप सभी का।